नमस्कार साथियों, मैं सौरभ सोनी सार स्टूडेंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपन ने वैदिक काल पढ़ना प्रारंभ कर दिया था और वैदिक काल के अपन ने कुछ चीजों के बारे में जानकारी भी एकत्रित की थी कि भाई वैदिक कार्य आए कहां से थे, इनके जानकारी के स्रोत क्या हैं। और उसी क्रम से जैसे अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा की थी, वैसे ही अपन ने पढ़ना प्रारंभ करा है कि अपन सेगमेंट पढ़ेंगे पूरा कि भाई राजनीतिक स्थिति इनकी कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी। और मेरा मानना यह है कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को अपन समानता से लेके चले। जैसे मान लो कि उत्तर ऋग्वैदिक काल में अपन ने राजनीतिक स्थिति में क्या देखा, उसी प्रकार अपन देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, तो ये आपको चीजें याद करने में आसान रहेगी कि एक तुलना कर सकते हो कि वैदिक काल में 4 वेदों की रचना तो हुई है, लेकिन यहाँ की राजनीति में अंतर क्या है और इन चारों वेदों को अलग अलग क्यों कर दिया अपन ने कि इनकी राजनीतिक व्यवस्था में देखा है कि इनने क्या करा। उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में क्या देखा गया है, तो अपन ऐसे पढ़ने वाले हैं जिससे आप इसकी आसानी से तुलना कर सकते हो। भाई 5 मिनट के लिए पुराना अपन रिवाइज करते हैं जो अपन ने पढ़ रखा है। जैसे अपन ने वैदिक काल प्रारंभ करा था, तो वैदिक काल में क्या है कि 4 वेदों की रचना हुई। अभी 4 वेद कौन कौन से हैं, तो अपन ने क्या देखा है कि पहला एक ऋग्वैदिक काल है जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई 1500 से 1000 बीसी में। उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पे 3 वेदों की रचना हुई जिनका टाइम पीरियड क्या है, तो 1000 बीसी से 600 बीसी। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि जो वैदिक कार्य है, तो वैदिक कार्य की जानकारी के स्रोत के अपन ने जानकारी ली कि यहाँ पे भाई जानकारी कैसे क्या प्राप्त हुई, तो अपन ने इसके 2 आधार देखे, एक तो साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। तो साहित्यिक में अपन ने क्या चर्चा करी थी कि ऋग्वेद और जिंद अवस्था नामक ग्रंथ आपको देखने को मिला है। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि यहाँ पे 2 अभिलेख की चर्चा करी थी, एक तो अपन ने कस्सी अभिलेख और दूसरा भूगाजकोई अभिलेख। तो इन अभिलेखों में क्या लिखा है कि जो समानता अपने को देखने को मिलती है, जैसे कि इंद्र और सूर्य की पूजा, ये ईरान में जो अपने को अभिलेख प्राप्त हुआ है वहां से भी जानकारी मिलती है और ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। उसी प्रकार अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग मत प्रदान किए गए कि भाई कौन ने कहां से कहा है कि भाई ये आए कहां से है। जैसे मध्य प्रदेश या मध्य क्षेत्र की बात करें तो राजबली पांडे के द्वारा। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि भाई सप्त सिंधु प्रदेश तो अविनाश चंद्र के द्वारा ये कहा गया। तो ये क्रम अपन ने सारी की सारी चीजें कल की क्लास में नोट या लास्ट क्लास में कर ली थी। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि आर्यों का विस्तार धीरे धीरे उत्तर भारत में हुआ। उत्तर भारत में अपन ने क्या देखा है कि सबसे पहले ये लोग कहां से आए थे, तो अपन ने देखा है कि मध्य एशिया से फिर ये सप्त सिंधु प्रदेश जो 7 नदियों का प्रदेश था। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि ब्रह्म वर्त, उसके बाद ब्रह्म ऋषि, उसके बाद आर्यवर्त में धीरे धीरे क्रम से बढ़ते हैं। ये सारी की सारी चीजें अपन देख चुके थे। उसी प्रकार कुछ तथ्यात्मक जानकारी थी वो भी अपन ने कल की क्लास में लिख लिखी। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कल अपन ने चर्चा की थी। अपन ने क्या देखा है कि ऋग्वैदिक कालीन समाज के साथ तो समानता पे आधारित है। तो यहाँ पे कल की क्लास में अपन ने क्या देखा है कि राजा की जो शक्तियां हैं वो न्यूनतम है और न्यूनतम होने के कुछ कारण देखे थे अपन ने। जैसे राजा पर नियंत्रण करने के लिए अपन ने 3 संस्थाओं की चर्चा करी थी, एक तो विदत, उसी प्रकार सभा और समिति। क्लियर है सभी को। उसी प्रकार अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि यहाँ पे जो कर व्यवस्था थी वो कर व्यवस्था स्वैच्छिक थी कि आपको कर देना है तो आप दे सकते हो, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर। और यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि राजा के पास स्थायी सेना नहीं थी, यहाँ पे नागरिकों या कबीलों के लोगों की सेना थी जिसको क्या बोलते हैं भाई, मिलिशिया बोला जाता था। तो ये अपन ने कल जानकारी एकत्रित करी और यहाँ पे अपन ने तीनों संस्थाओं के बारे में डिटेलिंग कर ली थी। जैसे अपन ने विदत के बारे में जानकारी एकत्रित करी कि भैया सर्वाधिक प्राचीन संस्था है। उसी प्रकार ऋग्वेद में इसका उल्लेख 122 बार देखने को मिलता है। इसका कार्य क्या था, तो अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे सैनिक और गैर सैनिक कार्यों को यह संस्था देखा करती थी। और इसी संस्था से अपन ने देखा है कि सभा और समिति का निर्माण हुआ है। और सभा में फिर अपन ने डिटेलिंग करी है भाई सभा को वर्तमान में अपन ने क्या बोला है कि इसका अध्यक्ष कौन था, तो अपन ने क्या बोल दिया भाई सभापति। इसको वर्तमान में अपन ने बोला है कि भाई राज्यसभा से इसकी तुलना की जाती है। उसी प्रकार अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि यहाँ पे इनका कार्य क्या होता था, तो इनका कार्य क्या होता है, ये वृद्धजनों की संस्था थी और ये सलाह देने का कार्य किया करते थे। क्लियर सभी को। और ऋग्वेद में इसका उल्लेख अपने को 8 बार देखने को मिलता है। उसी प्रकार अपन ने इसी में समिति के बारे में चर्चा करी थी। तो समिति में अपन ने क्या देखा है कि समिति कार्य क्या करेगी, तो 2 महत्वपूर्ण कार्य अपन ने देखे थे कि एक तो राजा का निर्वाचन का कार्य करेगी और जो अपना कबीला है या जो समाज है उसके लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने का कार्य किया जाएगा। कल की क्लास में ये देखा अपन ने। इसकी ऋग्वेद में चर्चा 9 बार देखने को मिलती है। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता है। और सभा और समिति में अपन ने क्या बोला है कि पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों की भागीदारी भी होती थी। ये कब की बात चल रही है भाई, अपने ऋग्वैदिक काल की। इसी प्रकार आज अपने को इसकी तुलना किससे करनी है, उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था से। उम्मीद है कि आपने कल पूरा डिटेल में पढ़ लिया होगा, 1-2 बार इसका रिवीजन करा होगा। तो उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक
राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, चलो भाई, अब मैंने कल की क्लास में आप सभी से बोला था कि भाई यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, कि सिर्फ और सिर्फ इसमें जो आपने वहां पे लिखा है इसका अपोजिट लिखना है पूरा का पूरा। जैसे उदाहरण के लिए अपन ने क्या बोला है कि जो ऋग्वैदिक कालीन समाज था, अपन ने बोला है कि वहां पे समानता के तत्व थे। वहां पे अपन ने क्या बोला है कि राजा की जो शक्तियां थी वो कम थी, लेकिन समय के साथ अपन ने क्या बोला है कि राजा की शक्तियों में वृद्धि देखी जाएगी। अब ये वृद्धि का कारण क्या है, तो भाई इसका कारण पहले साइड में लिखो। तो अपन ने क्या बोला है, कारण। तो इसके दो कारण थे। इस काल में लोहे के उपकरण, इस काल में लोहे के उपकरण प्रयोग होने लगे, या लोहे का प्रयोग होने लगा। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि इस काल में भू राजत्व की अवधारणा स्थापित हुई। अपन ने क्या बोला है कि उत्तर वैदिक राजनीतिक स्थिति में अपने को कुछ तत्व ऐसे दिखते हैं कि जो असमानता को प्रदर्शित करते हैं। तो इस काल में हुआ क्या, तो अपन ने पहली चीज क्या बोली है भाई, इस काल में लोहे के उपकरण के साक्ष्य अपने को या प्रयोग करने के प्रारंभ देखने को मिलता है। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि इसी समय में भू राजत्व की अवधारणा आ गई थी। अब यहाँ पे अपन देखोगे, अब लोहे का प्रयोग अपन ने देखा है कि ऋग्वैदिक काल में लोहे का साक्ष्य आपको नहीं मिले। अब लोहे का साक्ष्य आपको नहीं मिला है तो भाई आप कृषि उत्पादन ठीक से कर सकते हो क्या? उदाहरण के लिए अब यहाँ पे मान लो कि भाई आपको कृषि करना है वर्तमान समय भी, तो अपन ने क्या बोला है कि भाई लोहे के उपकरण कभी आपके पास है, लोहे के उपकरण आपके पास है, तो अपन ने क्या बोला है कि जो भूमि की जुताई है उसको आप आसानी से कर सकते हो। और कभी मान लो कि आपने जमीन को ठीक से जुताई करी है, तो फिर अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे जो भी आपने पैदावार करी है इसमें उत्पादन में बढ़ावा होगा। तो अपन ने क्या बोला है कि उत्तर वैदिक काल में आके तो यहाँ पे अपन ने देखा है कि कृषि में किसका प्रयोग होने लगा भाई, लोहे के उपकरण का। अब इसका उपकरण का प्रयोग होगा तो अपन ने क्या बोला है भाई, उत्पादन में बढ़ावा दिया जाएगा। उत्पादन में क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि देखी जाएगी। यहां पे क्या लिखा है अपन ने, उत्पादन में वृद्धि देखी जाएगी। अब जैसे ही मान लो कि उत्पादन में वृद्धि होगी तो यहाँ पे भाई अपन ने क्या बोला है कि ऋग्वैदिक काल में क्या बोला है कि जो कर व्यवस्था थी वो स्वैच्छिक है, देना है तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन इस समय अपन ने क्या बोला है कि उत्पादन में अपने को वृद्धि देखने को मिलती है, और साथ ही साथ इस काल में अपन ने उत्पादन में वृद्धि होगी तो यहाँ पे कर को अपन ने क्या कर दिया है भाई, अनिवार्य कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। क्योंकि अब अपन ने क्या बोला है कि पहले उत्पादन कम होता था लेकिन अब तो लोहे का प्रयोग होने लगा है तो उत्पादन में वृद्धि होगी। अब उत्पादन में वृद्धि हो गई है तो भाई आपको कर देना पड़ेगा। क्लियर सभी को? तो यहाँ पे पहला बिंदु क्या है कि राजा की शक्तियों में अब अपने को देखने को क्या मिल रहा है कि भाई अब राजा शक्तिशाली होगा। पहला प्रयोग कि यहाँ पे आपने लोहे के उपकरण का कृषि में प्रयोग करा। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि जो लोहे के उपकरण है इनके माध्यम से आपने जो युद्ध है, युद्ध शस्त्र का निर्माण किया, कि युद्ध में जिन शस्त्रों का प्रयोग किया जाता था अब वो औजार किससे बनने लगे हैं, तो भाई लोहे के बनने लगे हैं। अब लोहे के औजार बनेंगे तो सामने वाले व्यक्ति की स्थिति गंभीर हो ही जाएगी पहले। क्लियर? तो अपन ने क्या बोला है कि ऋग्वैदिक काल में बोला है कि राजा की स्थिति में कमजोरपन देखा गया, कि राजा की शक्तियों में कमी देखी गई। लेकिन इस काल में अपन ने क्या बोला है कि पूरा अपोजिट कर दिया अपन ने, कि इस काल में आपको राजा की शक्तियों में वृद्धि देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे भाई फर्स्ट पॉइंट नोट करना आप सभी कि यहाँ राजा कबीले का प्रमुख होता था, कबीले का प्रमुख होता था। उसी प्रकार अपन ने यहां पे क्या देखा है कि उसको क्या बोलते थे, तो भाई बोलेंगे तो भाई जनस्य गोपा। क्लियर सभी को? अब यहां पे अपन ने क्या बोला है कि राजा की जो शक्ति है, राजा की शक्ति, राजा की शक्ति में वृद्धि देखी गई, वृद्धि देखी गई। अब वृद्धि देखने के भाई कारण कौन कौन से हैं, अब यहां पे भाई कारण नोट करना।
कारणों को नोट करते चलना भाई। तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि एकदम से कारण अपन जब नोट करेंगे कि राजा की शक्ति में वृद्धि कैसी हो रही है, तो पहला पॉइंट लिखते चलना भाई इसमें। तो पहला पॉइंट अपन ने क्या बोला है, इस काल में विदत नामक संस्था समाप्त हो गई। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि सभा और समिति की शक्तियों, सभा और समिति की शक्तियों में कमी आई। और इसके ब्रैकेट में नोट करके लिखना भाई, नोट करके लिखना यहां पर कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। अब इसका मतलब समझने का प्रयास करना भाई कि पहले पॉइंट अपन ने क्या देखा है कि वैदिक काल को दो पार्ट में डिवाइड करा कि ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ था, ऋग्वैदिक काल में समानता थी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर कि राजा की जो शक्ति है उसमें अपने को कमी देखने को मिलती है क्योंकि राजा का निर्वाचन होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसका अपोजिट देखने को मिलेगा। अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे राजा की शक्तियों में विस्तार हो रहा है। अब राजा की शक्तियों में विस्तार वहां पे ऋग्वैदिक काल में देखा है कि तीन संस्था थी जो नियंत्रण रखेगी, विदत, सभा और समिति। लेकिन यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते विदत नामक संस्था पूरी तरीके से क्या हो गई है भाई, समाप्त हो गई है। अब विदत नामक एक संस्था तो चली गई जो सैनिक और गैर सैनिक कार्यों को देखा करती थी। प्रमुख और सबसे प्राचीन संस्था तो यही थी। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि इस काल में सभा और समिति की शक्तियों में भाई कमी देखी गई। अब कमी क्यों देखी गई, जैसे जब भी अपन धार्मिक स्थिति की बातचीत करेंगे, अभी वर्तमान में अपन किसकी बातचीत कर रहे हैं भाई, तो अभी वर्तमान में अपन राजनीति बात कर रहे हैं कि अपन ऋग्वैदिक काल की राजनीति पढ़ी, उसके बाद उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। उसी प्रकार अपन ऋग्वैदिक काल में धार्मिक चीजों के बारे में जानेंगे और उसकी तुलना किससे करेंगे, उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति की तुलना करने वाले हैं। तो यहाँ पे भाई, यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति में जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे प्रमुख देवता कौन से रहेंगे भाई, इंद्र। अब ये प्रमुख देवता की कोई अवधारणा नहीं है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में अपन ने क्या देखा है कि ऋग्वेद में 250 से अधिक श्लोक किसके लिए लिखे गए भाई, इंद्र के लिए, जो कि सर्वाधिक है। तो ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आके यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि प्रमुख देवता के नाम में परिवर्तन देखा गया और देवता में परिवर्तन हो गया भाई। अब इनका नाम क्या है भाई, प्रजापति। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र। उत्तर वैदिक काल में अपन ने क्या देखा है कि अब प्रमुख कौन हो गए भाई, प्रजापति। पॉइंट क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है कि अथर्ववेद। अथर्ववेद भी क्या है भाई, तो अथर्ववेद में अपन ने क्या बोला है कि यही तीन वेद है, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। इन तीनों वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में है और ये हेडिंग क्या लिखी है भाई, उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति। तो अथर्ववेद में क्या लिखा है कि जो सभा है और समिति है, सभा और समिति, ये प्रजापति। अब ये प्रजापति कौन है, तो अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे कि उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता। क्लियर सभी को। तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि ये क्या है, प्रजापति की पुत्रियां हैं। और अपन ने क्या बोला है कि इस समय पे ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। अब यहाँ पे क्या कर दिया है भाई, पुत्रियों को अधीन कर दिया है। क्लियर। और यही लिखा है कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा। वर्तमान समाज में ही देख लो, कभी मान लो कि भाई एक घर में एक बेटा है और एक बेटी है, कभी मान लो कि बेटे को बाहर पढ़ने जाना है, ठीक, और बेटी को भी बाहर पढ़ने जाना है। लेकिन अपना समाज वर्तमान में भी कैसा है, पितृसत्तात्मक। कभी किसी एक को जाने दिया जाएगा तो कौन जाएगा भाई, वो बेटा ही जाएगा।
क्लियर सभी को। और पुत्रियों को हर चीज में रोका टोका जाएगा कि भाई इतने लेट नाइट मत घूमो, ये मत पहनो, ये मत खाओ, यहाँ मत जाओ, वहां मत करो, सारी की सारी चीजें। तो अपन ने क्या बोला है, यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति में गंभीरतापूर्ण देखा गया। और यहीं पे भी ये चीज लिखी है कि सभा और समिति को प्रजापति की किससे तुलना करिए भाई, पुत्रियों से तुलना करिए। कभी मान लो कि यहाँ पे पुत्र लिखते तो चीज अपन अलग मानते, लेकिन लिखा क्या है यहाँ पे पुत्री, तो संकेत क्या देता है कि यहाँ पे महिलाओं की स्थिति अब धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी। क्लियर सभी को। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि राजा शक्तिशाली हो रहे हैं, यानी तो राजा अभी शक्तिशाली हो रहे हैं भाई सारे के सारे। चलो भाई, तो ये सारी की सारी चीज नोट कर ली आप सभी ने। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि राजा की जो शक्ति है, तो राजा की जो शक्तियों में वृद्धि देखी जा रही है, तो वृद्धि के कारण क्या है, तो ये 2-3 कारण अपन ने अभी नोट करे। पहला कारण क्या लिखा है कि विदित नामक संस्था पूरी तरह का समाप्त कर दी गई, सभा और समिति को यहाँ पे राजा के अधीन कर दिया गया, बोल दिया गया कि यहाँ पे भाई प्रजापति की ये पुत्रियां हैं। क्लियर सभी को। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि इसी काल में देवीय राजत्व, देवीय राजत्व, देवीय राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, जो कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेखित है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेखित है या उल्लेख मिलता है। अब ये सिद्धांत क्या बोलता है कि देवीय राजत्व सिद्धांत। अब ये सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया भाई, ब्राह्मणों के द्वारा, क्योंकि आप सभी जानते हो कि वेदों की रचना किसके द्वारा की गई, तो ब्राह्मणों के द्वारा। अब यहीं पे उन्होंने क्या बोल दिया है कि जो राजा को शक्ति प्राप्त हो रही है, राजा को शक्ति प्राप्त हो रही है, राजा को शक्ति प्राप्त हो रही है, वहां ईश्वर की देन है। वहां किसकी देन है भाई, वहां ईश्वर की देन है। किसकी देन है भाई, ईश्वर की देन है। अब इसका अर्थ क्या हो गया, अब कभी मान लो कि कुछ भी ऐसी चीजें होती है, कभी मान लो एग्जाम्पल के लिए अपन ने धर्म को एक डर का नाम दे दिया एग्जाम्पल के लिए। कभी मान लो आप एक 12th क्लास में हो, या फिर मान लो कि आप फर्स्ट ईयर में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जब भी आपकी एग्जाम होती है उसके एक दिन पहले आप कहाँ चले जाते हो भाई, मंदिर में, और दीवार पे लिख के आ जाते हो भाई इस बार इतने % बन जाने चाहिए, तो ऐसा ऐसा अपन करेंगे सारी की सारी चीजें। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोल दिया कि व्यक्ति को डर बैठा दिया अपन ने, और व्यक्ति को सारी की सारे संकेत मिल गए। और यहाँ पे अपन ने क्या बोल दिया है कि कोई भी जनता विद्रोह ना करे, तो अपन ने कौन सा सिद्धांत दे दिया भाई, देवीय राजत्व का सिद्धांत। अब अपन ने डायरेक्ट क्या बोल दिया है कि भाई राजा के विरुद्ध जनता को नहीं जाना है, क्योंकि राजा को डायरेक्ट शक्ति किससे प्राप्त हो रही है भाई, ईश्वर से प्राप्त हो रही है। अब बताओ कि भाई राजा की शक्तियों में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है या नहीं, क्योंकि अपन ने क्या बोल दिया कि डायरेक्ट अब राजा किसके पास हो गया भाई, ईश्वर के, और करने वाले व्यक्ति कौन है भाई, ब्राह्मण। चीजें क्लियर सभी को। जैसे उदाहरण के लिए अपन देखते हैं कि जो ब्राह्मण ऋषियों के द्वारा यज्ञ का आयोजन किया जाता था, तो यज्ञ करता कौन था, तो यज्ञ में अपन ने देखा है कि पुरोहित वर्ग या ब्राह्मण वर्ग के लोग बैठा करते थे। उनके समक्ष अपन देखते हैं भाई राजपुरोहित, या फिर बोल सकते हैं जो राजा या युवराज बैठा करते थे, वो यज्ञ हवन वगैरह सब कुछ करते थे। तो अपन ने क्या बोला है कि वो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता। लेकिन अन्य वर्गों या वैश्य वर्गों, और अपन ने क्या देखा है कि शूद्र वर्गों को इसकी अनुमति नहीं थी। तो अपन ने क्या देखा है कि राजा की शक्तियां बढ़ क्यों रही है, तो पहला कारण क्या है कि देवीय राजत्व सिद्धांत उत्तर वैदिक काल में आया। उसका अर्थ क्या है कि राजा को शक्ति प्राप्त हो रही है किससे भाई, ईश्वर से। अब कोई विद्रोह करेगा क्या, नहीं। अब राजा पर नियंत्रण करने के लिए 3 संस्थाएं थी, विदित, सभा और समिति। उत्तर वैदिक काल में अपन ने बोला है कि विदित का नामो निशान मिटा दिया अपन ने, फिर क्या बच गया भाई, सभा और समिति। लेकिन अब अपन ने क्या कर दिया भाई, सभा और समिति को भी कमजोर बना दिया। पहले समिति क्या कार्य करती थी, तो समिति राजा के निर्वाचन का कार्य करती थी, महत्वपूर्ण निर्णय लिया करती थी। लेकिन अब ये सारे के सारे निर्णय कौन लेगा भाई, राजा भैया लेंगे। क्लियर सभी को। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोल दिया है कि इसकी जानकारी संकेत देता है कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा। और आप तत्कालीन समय से पुत्रियों की तुलना कर सकते हो कि पुत्री और पुत्र में असमानता के तत्व मौजूद है। क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे अपन ने कुछ बिंदुओं की चर्चा करी है, और आगे अपन नोट करते हैं। जो भी यहाँ पे पॉइंट अपन ने खत्म करा है कारण के ही चल रहा है पूरा। क्लियर, चलो भाई। फिर अपन ने क्या बोला है कि अब राजा की शक्ति में विस्तार हो रहा है, तो अब यहाँ पे राजा भू राजस्व अनिवार्य कर दिया गया।
तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि भू राजस्व को अनिवार्य कर दिया गया कि भाई आपको देना ही देना है, अनिवार्य कर दिया गया, जो कि उत्पादन का 1/16 भाग, उत्पादन का 1/16 भाग होता था, 1/16 भाग होता था। क्लियर है सभी को? तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि भाई अब राजा के पास शक्ति आ रही है, शक्ति की अपन ने प्रमुख बिंदुओं की चर्चा करी। अब राजा के पास शक्ति है, लोहे का प्रयोग हो रहा है, उत्पादन में वृद्धि हो रही है, तो राजा ने डायरेक्ट क्या बोल दिया कि भाई आपको पैसा देना पड़ेगा। क्लियर सभी को? और कितना देना पड़ेगा? तो उत्पादन का 1/16 भाग। कितना भाग देना पड़ेगा? 1/16 भाग। चीजें क्लियर भाई सभी को? बढ़े आगे। इसी प्रकार फिर अपन ने क्या देखा है कि लोहे के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई, साथ ही लोहे के औजार या शस्त्र का निर्माण देखने को मिला, लेकिन इस काल में अपन क्या देखते हैं कि स्थायी सेना का निर्माण नहीं हुआ। क्लियर है सभी को? अब बताओ भाई, स्थायी सेना का निर्माण नहीं हुआ है तो अपन ने क्या बोला है कि नागरिकों की सेना थी। अब नागरिकों की सेना तो थी, तो नागरिकों की सेना में अपन ने भाई क्या देखा था? तो अपन ने क्या देखा है कि नागरिकों की सेना को मिलिशिया कहा जाता था। तो एक पॉइंट और लिखना, उत्तर वैदिक काल में ही, इस काल में भी स्थायी सेना का निर्माण नहीं हुआ। नागरिकों का निर्माण नहीं हुआ और नागरिक सेना होती थी जिसे मिलिशिया कहा जाता है। नोट करो भाई फटाफट इसको। तो अपन ने क्या बोला है कि ऋग्वैदिक काल में अपन ने देखा है कि भाई भू राजस्व या फिर कोई भी कर लगता था क्या? तो नहीं लगता था। लेकिन यहाँ पे उत्पादन पे कितना कर लग रहा है भाई? 1/16 भाग। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि इस काल में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो चुका है। अब लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो चुका है तो कृषि के उत्पादन में भी वृद्धि देखी जाएगी। उसी प्रकार युद्ध के लिए शस्त्र या औजार का निर्माण भी किया जाएगा। लेकिन इस काल में एक समानता क्या देखी अपन ने, जो ऋग्वैदिक काल में भी देखने को मिली थी, कि स्थायी सेना का निर्माण नहीं हुआ। स्थायी सेना का निर्माण नहीं हुआ, सिर्फ नागरिकों की सेना हुआ करती थी जो कि छोटे छोटे कबीलों में थी, और उस शब्द को क्या बोलते थे भाई? तो मिलिशिया। क्लियर है सभी को? छापो भाई फटाफट इसको। बड़े आगे। चलो भाई नेक्स्ट। चलो भाई, अब यहाँ पे अपन ने जो प्रशासन की बातचीत करी थी, तो ऋग्वैदिक काल में अपन ने प्रशासन को भी 4 भागों में बांटा था। वैसा का वैसा ही सेम यहाँ पे नोट करना है अपने को, क्योंकि अपन ने क्या देखा है कि राजनीति की बात करी तो राजनीति में ही ये पॉइंट बनाते जाना। जैसे कि अपन ने यहाँ पे पहला क्या है, मेन हेडिंग आपकी वो होगी। इसके अपन ने 2 कारण लिखे, एक तो भू राजत्व का अवधारणा आ गई और लोहे के उपकरण का प्रयोग प्रारंभ हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट में आप सभी ने क्या बोला है कि भाई राजा के जो कबीले का प्रमुख है उसको बोला क्या जाता था? जनस्य गोपाई। तो एक हेडिंग आपने क्या दी है कि राजा के शक्तियों में वृद्धि क्यों देखी जा रही है? तो भाई इस कारण से देखी जा रही है, जो अपन ने नोट कर दिया पूरा। क्लियर?
उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक स्वरूप, तो प्रशासनिक स्वरूप कैसा क्या था? सबसे ऊपर जन किसमें विभाजित होता था? वंश। और वंश किसमें विभाजित होता था? तो अपन ने क्या बोल दिया है कि यहां पर गांव। क्लियर? तो यहां पे जानकारी अपन ने शायद कल की क्लास में भी नोट कर ली थी, तो पूरा का पूरा सेम कर देना, इसके बाद इसमें कुछ समझने ऐसा नहीं है अपने को। तो यहाँ पे कल भी अपन ने जानकारी लिख चुके थे। क्लियर? और यहाँ पे नेक्स्ट एक पॉइंट और लिखना, यहां प्रशासनिक व्यवस्था, यहां प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था रक्त संबंधों पर आधारित थी। क्लियर भाई? एक और रोल लिख लेना यहां पे, कुल करके, वो छूट गया। और इसके बारे में अपन ने कल की चर्चा कर ली थी पूरी। क्लियर? ऐसा का ऐसे ही पूरा चार्ट बना लो कि जन किसमें विभाजित था, तो अपन ने क्या बोला? वंश में, वंश किसमें? गांव में, और गांव किसमें? कुल में। और इनके प्रमुखों के नाम अपन भी लिख ही चुके हैं। जैसे जन का क्या जनस्य गोपा कर दिया था, वंश को क्या बोलते हैं? वंशपति हो गया, गांव को ग्रामीणी और कुल को कुलपति बोला था। क्लियर? अब यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि प्रशासनिक व्यवस्था का अर्थ क्या है? जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि भाई कोई भी ए नाम का राजा है। अब ए नाम का राजा है तो उसके पास मान लो कि पूरे राज्य को चलाने के लिए 10 विभाग है। कितने विभाग है भाई? 10 विभाग। तो उसने भाई अपने मामा के लड़के को बिठा दिया, बुआ के लड़के को, ऐसे क्रम से पूरा बांट दिया। और अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि 10 विभाग अपने लोगों को दे दिए। तो यहाँ पे क्या है कि रक्त संबंधों पे आधारित प्रशासनिक व्यवस्था थी। रक्त संबंधों पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था अपने को देखने को मिलती है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इस काल में न्यायिक व्यवस्था की जानकारी सीमित स्तर पे मिलती है, सीमित स्तर पर प्राप्त होती है। इसी में एक पॉइंट लिख लेना भाई, इस काल में ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, नहीं दिया जाता था। क्लियर भाई? फटाफट ये नोट कर लो। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि इस काल में जो न्यायिक व्यवस्था थी, तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि इसकी जो अपने को ज्ञान प्राप्त होता है, जानकारी प्राप्त होती है, सीमित स्तर पे प्राप्त होती है। लेकिन इस काल में ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। और यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेना कि न्याय मुख्यतः राजा के द्वारा किया जाता था। राजा के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा भाई? तो राजा के द्वारा किया जाता था। चीजें क्लियर है भाई सभी को? फटाफट छापते चलो इसको। तो अपन फिर नई चीज स्टार्ट करते हैं अभी। चलो भाई, तो अपन ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था और उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था पढ़ चुके हैं। क्लियर? अब यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना है कि जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसको सिर्फ कंपेयर करना है। कभी आपको ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी पूरी तरीके से, तो इसके अपोजिट आपको कहाँ पे करना है भाई?
उत्तर वैदिक काल में इसका पूरे तरीके से आपको अपोजिट कर देना है। क्लियर? तो यहाँ से उम्मीद है कि आपको ऋग वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जो भी मैंने जानकारी दी है, उम्मीद है कि भाई सभी ने नोट करा होगा, और ये भाई साथ में लिखते भी चलना और याद भी करते चलना। क्लियर? और जो भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई कुछ चीजें गलत हो रही है या फिर मान लो कि और अधिक जानकारी चाहिए, तो भाई आप कमेंट में लिख सकते हो। क्लियर? चलो नेक्स्ट हेडिंग देना। अब यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि राजनीतिक व्यवस्था में अपन ने अंतर करा था। राजनीतिक व्यवस्था में अपन ने अंतर करा, किस किस में अंतर करा भाई? एक तो यहाँ पे अपन ने लिखा ऋग्वैदिक, और इसकी तुलना किससे करी अपन ने? उत्तर वैदिक से। उत्तर वैदिक से। अब फटाफट जानकारी देते हैं ना कि ऋग्वैदिक काल में जो राजा था उसको क्या बोलते थे? जनस्य गोपा। इस काल में भी क्या बोलते हैं भाई? जनस्य गोपा। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे राजा की जो शक्ति थी उसमें अपने को कमी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो राजा की शक्ति है इसमें वृद्धि देखने को मिलती है। हाँ या ना? क्योंकि इस काल में अपन ने क्या देखा है, इसमें नियंत्रण करने के लिए 3 संस्थाएं थी। कौन कौन सी? विदित, सभा और समिति। लेकिन इस काल में अपन ने क्या बोला है कि विदित का अपन ने नामो निशान मिटा दिया। उसी प्रकार सभा और जो अपनी समिति थी इनको अपन ने क्या बोल दिया कि भाई ये प्रजापति की पुत्री है। किसकी पुत्री है भाई? प्रजापति की पुत्री है। मतलब अब ये किसके अधीन हो गई भाई? ये भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण और बोल सकते हैं कि राजा के अधीन हो गए। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे जो कर व्यवस्था थी वो कर कैसा लगता था? स्वैच्छिक। देना है तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि कर को अपन ने अनिवार्य कर दिया 1/16 भाग। उसी प्रकार इस काल में अपन ने क्या देखा है कि लोहे के उपकरण या औजार नहीं बनते थे, लेकिन इस काल में अपन ने क्या बोला है कि भाई लोहे के उपकरण या औजार बनने लगे, और साथ ही साथ अपन ने क्या बोला है कि कृषिगत कार्यों में उनका प्रयोग होने लगा। क्लियर है सभी को? तो ये सारी की सारी तुलना अपन ने कर ली है। कभी आप चाहो तो भाई इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो ऐसे जैसे मैंने बनाया पूरे। ऐसे नहीं बनाना, थोड़ा लिख के बनाना, नहीं तो एरो खींच दो पूरे के पूरे। ये समझाने के लिए था पूरा। क्लियर है सभी को? चलो भाई, तो ये तुलना आपको करनी है। तो कल की क्लास में जब भी अपन नेक्स्ट लेक्चर अपना रिकॉर्ड होगा तो उससे पहले आपको दिमाग में बैठा लेना और वैसे ही लिख के देखना। जैसे अपन मैथ्स में क्वेश्चन करते हैं भाई, वैसे ही आपको जीएस को बार बार लिख के देखना पड़ेगा। कभी ये चीजें आप करोगे तो संभवतः सही साथ काम हो जाएगा पूरा। चलो भाई, उम्मीद है कि राजनीतिक व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी ठीक से प्राप्त हुई है। अब यहाँ पे वापस से अपने को कहाँ चलना है भाई? ऋग्वैदिक काल पे। ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति, चलो भाई लिखना है यहाँ पे आर्थिक स्थिति। अब बताओ भाई, अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब चर्चा करी थी तो आर्थिक स्थिति में क्या क्या देखा था? वापस से वही रिपीट करो। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि इतिहास वही है जो वर्तमान को सीख दे। अपन ने परिभाषा में भी यही लिखा था कि इतिहास में जो बीत चुका है वो वापस से आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ तकनीक में परिवर्तन हो जाएगा। अब अपन ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल के बारे में भी पूरी जानकारी एकत्रित करेंगे। तो ये सारी की सारी समानता यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता में पड़ी है वही आपको देखनी है। पहला क्या लिखा है यहाँ पे अपन ने? कृषि। उसके बाद ये क्या लिखा अपन ने? पशुपालन। उसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या लिखा भाई? व्यापार और वाणिज्य। उसी प्रकार यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? उद्योग और धंधे। आर्थिक क्षेत्र में इनके अलावा और क्या बात करोगे? अब यहाँ पे जैसे कृषि, अब बताओ ये कौन सा क्षेत्र है वर्तमान में? जब भी मान लो कि इकोनॉमी पढ़ेंगे तो ठीक से पूरा डिटेल में पढ़ने वाले, तो वहां पे आपको अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र देखने को मिलेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो कृषि अपने आप में कौन सा क्षेत्र है भाई? प्राथमिक क्षेत्र है। अब बताओ कि वर्तमान में भी कृषिगत कार्यों के बारे में अपन चर्चा करते हैं यानी भाई करेंगे इसे, लेकिन यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि कृषि में तकनीक बदल गई, पैदावार बदल गई। क्लियर सभी को? और यहाँ पे कृषि के साथ साथ इसमें क्या शामिल होता है? तो पशुपालन भी। इसको अपन प्राथमिक क्षेत्र में पढ़ते हैं। उसी प्रकार जब अपन उद्योग और धंधे के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे उद्योग की श्रेणी में अपने यहाँ पे वर्तमान में तो द्वितीय क्षेत्र में है। उसी प्रकार व्यापार और वाणिज्य
तो व्यापार और वाणिज्य को अपन ने किस क्षेत्र में रखा है? तो तृतीय क्षेत्र में रखा है। किस क्षेत्र में रखा है भाई? तृतीय क्षेत्र में रखा है। और अर्थव्यवस्था के यही तीन ही क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां शामिल है। द्वितीयक में अपन ने क्या बोला है कि उद्योगों को रखा गया है या विनिर्माण क्षेत्र को रखा गया है। या तृतीय क्षेत्र में अपन क्या रखेंगे भाई? सेवा क्षेत्र को अपन ने इसमें शामिल करा है। और ये भाई वैदिक काल में भी यही चर्चा चल रही है पूरी की पूरी। कुछ अलग हो रहा है क्या? कुछ भी अलग नहीं हो रहा है। कभी आप तुलना कर करके पढ़ोगे तो उसको वर्तमान तक खींच दोगे पूरा, कि सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि क्या होता था। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में कृषि में क्या हुआ। कभी आप चाहो तो एक एक पेज में पूरी कृषि लिख सकते हो, और ये एग्रीकल्चर की पूरी किताब छप जाएगी आपकी। फिर आप बोलोगे भाई एग्रीकल्चर की किताब है, जो भी मान लो कि किताबें छपती है वो ऐसी तो छपती है कि समाज शास्त्र हो तो समाज के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करिए, किताब छाप दी। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि कृषि के बारे में जानकारी एकत्रित, छाप दी पूरी किताब। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में क्या क्या हुआ है सारी की सारी जानकारी ली और छाप दी किताब पूरी। क्लियर है सभी को? चलो भाई, तो यहाँ पे अपने को इनके बारे में जानकारी एकत्रित करनी है। तो ये सबने आपने नोट तो कर लिया होगा, क्लियर? अभी आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब यहाँ पे अपन जो कृषि के आर्थिक क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं, तो पहली चीज अपने को किसके बारे में डिटेलिंग करनी है भाई? कृषि के बारे में। तो कृषि के बारे में इस काल में कौन कौन सी चीजें अपने को देखने को मिलती है, इसकी जानकारी अपन प्राप्त करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट के रूप में अपन देखते हैं कि जो कृषि है, तो ऋग्वेद में कृषि शब्द का 24 बार उल्लेख देखने को मिलता है। भाई आप पूरा पॉइंट लिखना। तो अपन ने क्या बोला है कि ऋग्वेद में कृषि शब्द के लिए अपन ने कितनी बार इसका प्रयोग किया है? तो 24 बार। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि ऋग्वेद में हमें 5 ऋतुओं की चर्चा मिलती है। वर्तमान में से क्या अपन देखते हैं कि 3 ऋतुओं में अपन ने पूरे अपने जो साल को विभाजित कर दिया, लेकिन यहाँ पर ऋग्वेद में 5 ऋतुओं की चर्चा प्राप्त होती है। क्लियर सभी को? उसी प्रकार अपन ने यहां पे क्या देखा है कि इस समय या इस ग्रंथ में एकमात्र जो या फिर यव फसल का उल्लेख मिलता है। क्लियर है भाई सभी को? उसी प्रकार अपन ने यहां पे क्या देखा है कि कृषि से संबंधित कुछ शब्दावली की चर्चा हमें देखने को मिलती है। जैसे अपन ने यहाँ पे क्या बोला है कि जो उर्वर भूमि है, वर्तमान में जिनका नाम क्या रख दिया अपन ने? उर्वर भूमि या फिर उपजाऊ भूमि। क्या लिखा है यहाँ पे? उपजाऊ भूमि। तो उपजाऊ भूमि को इस समय क्या कहते थे भाई? उर्वर भूमि। जैसे वर्तमान में आज अपन ने जो खेत शब्द का प्रयोग करते हैं, तो एक खेत शब्द के लिए ऋग्वेद में क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया है। उसी प्रकार अपन ने यहाँ पे क्या बोला है कि हल, जिससे अपन जुताई कार्य करते हैं, तो हल के लिए यहाँ पे किस शब्द का प्रयोग किया है? तो लांगल शब्द का प्रयोग किया है। लांगल शब्द का प्रयोग अपने को देखने को मिलता है। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि जो खाद है, जैसे कि जो उर्वरक है या फिर खाद है, तो इसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करा है? तो फिर किरशु। किस शब्द का भाई? किरशु। क्लियर है सभी को? भाई फटाफट छापो। तो अपन ने क्या बोला है कि ऋग्वेद में कुल 24 बार कृषि शब्द का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे कितनी ऋतुओं की चर्चा देखने को मिलती है भाई? 5 ऋतुओं की। और इस ग्रंथ में एकमात्र फसल जिसका उल्लेख मिलता है, जिसका नाम क्या है भाई? जो या फिर यव। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि कृषि से संबंधित कुछ शब्दावली देखने को मिलती है। जैसे उपजाऊ भूमि को क्या बोलते हैं
ऋग्वेद में उर्वर भूमि। उसी प्रकार जिसको आज अपन खेत बोलते हैं तो ये लोग क्या बोलते थे भाई उसको क्षेत्र। उसी प्रकार जिसको आज अपन हल बोलते हैं तो ये क्या बोलते थे उसको लांगल। उसी प्रकार खाद या उर्वरक का जिसका शब्द अपन प्रयोग करते थे तो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते थे, तो फिर कर्षु शब्द का प्रयोग ये किया करते थे। क्लियर है भाई सभी को? छापो भाई, फिर आगे देखते हैं अपन। और चलो भाई, क्लियर है सभी को? बढ़े आगे। अब यहीं पे जो कृषि संबंधित और शब्दावली है ये आपको नोट करते चलना है। मैं साइड में लिख देता हूं भाई इसके लिए। कि यहां पे स्वयंजा, स्वयंजा को क्या बोलते थे भाई? ये तालाब। उसी प्रकार खन्नित्रमा, खन्नित्रमा, खन्नित्रमा जिसको वर्तमान में आज अपन कुआं बोलते हैं वो लोग क्या बोलते थे भाई? इसको खन्नित्रमा बोलते थे। क्लियर सभी को? और यहाँ पे भाई एक पॉइंट और नोट कर लेना, नीचे या ऊपर कहीं पे भी, ऊपर लिख देता हूं मैं कि यह कृषि, कृषि इस काल का, कृषि इस काल का द्वितीय पेशा, इस काल का द्वितीयक पेशा था। तो भाई प्राथमिक क्या होगा? तो प्राथमिक के ब्रैकेट में लिख लो, जो कि पढ़ना ही अपने को पशुपालन करके। तो प्राथमिक पेशा कौन सा है भाई? तो यहां पे अपन ने क्या लिखा है भाई? पशुपालन। प्राथमिक पेशा क्या है? पशुपालन। क्लियर है सभी को? भाई छापो फटाफट। तो ये शब्दावली है तो ये आपको भाई याद रखना है। अपन ने पहला क्वेश्चन पूछेंगे भाई ऋग्वैदिक काल में अपन देखते हैं कि इनका प्राथमिक पेशा क्या था। तो प्राथमिक पेशा क्या था भाई? तो यहाँ पे क्या बोला है कि प्राथमिक में पशुपालन, द्वितीयक में क्या है भाई? कृषि करते थे। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि ऋग्वेद में एकमात्र फसल जिसका उल्लेख देखने को मिलता है तो कौन सी है भाई? वो तो जो या फिर यौ। क्लियर? उसी प्रकार अपन देखते हैं कि ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया। ये क्वेश्चन आएगा 24, 25, 26, 28 करके। तो कितना है भाई? 24 बार। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि ऋग्वेद में 5 ऋतुओं की चर्चा की गई है। वर्तमान में कितनी है भाई? अपने यहाँ पे 3 ऋतु की चर्चा करते हैं। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे जो कृषि है अपने आप में कैसा पैसा है भाई? द्वितीय। क्लियर? तो यहाँ पर ऋग्वेद में अपने को कृषि से संबंधित कुछ शब्दावली देखने को मिलती है। जैसे उपजाऊ भूमि, तो उपजाऊ भूमि को ये क्या बोलते थे भाई? उर्वर भूमि। खेत को क्या बोलते थे? क्षेत्र। हल को क्या बोलते थे? लांगल। खाद को क्या बोलते थे? किरुष। क्लियर? उसी प्रकार अपन देखते हैं कि स्वयंजा, तो जो तालाब है, तालाब को ये लोग क्या बोलते थे भाई? स्वयंजा। ठीक। और यहाँ पे कुएं को ये लोग क्या बोलते थे? तो कुएं को अपन ने क्या बोलता है भाई? खन्नित्रमा बोला जाता था। क्लियर है भाई सभी को? इसमें कोई समस्या हो तो बताओ भाई, तो आगे बढ़ते हैं फिर अपन। और यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि उपजाऊ भूमि का एक और नाम, या फिर बोल सकते हैं उपजाऊ भूमि का एक और नाम क्या मिलता है भाई? सीता भूमि। क्या नाम मिलता है भाई? सीता भूमि। क्लियर सभी को? तो यहाँ पे ये सारी की सारी कृषि संबंधित चीजें अपन ने नोट कर ली है। हो गया भाई सभी का नोट? बढ़े आगे? बढ़े? चलो भाई, तो यहाँ पे अपन ने कृषि के बारे में जानकारी एकत्रित कर ली है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। अब यहाँ पे अपने नेक्स्ट हेडिंग क्या दोगे भाई? पशुपालन। क्या हेडिंग देनी है भाई सभी को? पशुपालन। अब यहाँ पे पशुपालन में प्रथम पॉइंट क्या लिखोगे? इस काल में, इस काल में यह प्राथमिक पेशा था। इस काल में यह प्राथमिक पेशा था। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि पशुपालन में अपन देखते हैं कि यहां पर पशुपालन से कुछ संबंधित शब्दावलियां हैं। जैसे एक पॉइंट और लिख लो इसके पहले कि इस काल में गाय का सर्वाधिक महत्व था। इस काल में, इस काल में गाय का सर्वाधिक महत्व था। इस काल में गाय का सर्वाधिक महत्व था। गाय की
हत्या करने पर मृत्युदंड का भी प्रावधान था। क्लियर है सभी को भी? तो यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि सर्वाधिक महत्व किसका है, तो भाई गाय का है। क्लियर सभी को? इनका प्राथमिक पेशा कौन सा है, तो भाई पशुपालन है। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि जितने भी आपको मुख्य नाम देखने को मिलते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अपन बात करें भाई राजा, तो राजा को ये क्या बोलते थे, जनस्य गोपा या फिर गोप्ता। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि राजा की जो पुत्री होती थी उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे, दुहिता। क्लियर? उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि जो अतिथि या मेहमान होते थे उनके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था, गोहन। तो अपन ने गा शब्द में देखा है, तो ये संकेत करता है कि इस काल में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाता था, तो भाई गाय को। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखना भाई प्रमुख शब्दावली। क्या लिखोगे भाई यहाँ पे, प्रमुख शब्दावली। अब प्रमुख शब्दावली में क्या क्या लिखोगे, नोट करो भाई। राजा, तो राजा को क्या कहा जाता था भाई, जनस्य गोपा, जनस्य गोपा। या फिर एक और नाम लिखो इसका, गोप्ता। पुत्री के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे ये, तो पुत्री के लिए अपन ने क्या बोला है कि दुहिता, दुहिता। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि जो अतिथि आते थे, तो अतिथि को ये क्या बोलते थे भाई, गोहन। उसी प्रकार समय, जो समय की इकाई होती थी, समय की इकाई होती थी, इसे गोधिल, धुल कहा जाता था। क्लियर सभी को? तो यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया है, सारे के सारे पॉइंट आपके लिख दिए। जैसे यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि जो राजा है, तो राजा को क्या बोलते थे भाई, जनस्य गोपा। तो यहाँ पे गोपा दिख रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे भी गा की चर्चा करी है, तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि जो पुत्री है, तो पुत्री को नाम क्या बोलते, दुहिता। उसी प्रकार अतिथि को क्या बोलते थे ये, तो अतिथि को अपन ने क्या बोला, गोहन। तो सब में गा शब्द दिख रहा है यानी। उसी प्रकार जब समय की बातचीत करते हैं, तो यहाँ पे इसका नाम क्या रख दिया भाई अपन ने, गोधिल। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे क्या लिख दिया, इसको ठीक से लिख देता हूं भाई, गोधिल, गोधिल। चलो भाई नोट करो इसको फटाफट। तो यहाँ पे कुछ प्रमुख शब्दावली है जो पशुपालन से संबंधित है, और अपन ने क्या बोला है कि इस काल का ये कौन सा पेशा था, तो प्राथमिक पेशा हुआ करता था। क्लियर है सभी को? चलो भाई एक दो पॉइंट और नोट कर लो यहाँ पे कि गाय के लिए अघन्य, गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग करते थे। गाय के लिए ये अघन्य शब्द का प्रयोग करते थे। उसी प्रकार भी अपन देखते हैं कि इस काल में, या नेक्स्ट पॉइंट से लिख लेंगे इसको। चलो भैया सबने छाप लिया पूरा, बढ़े आगे, हो गया। चलो भाई तो यहीं पे साइड में एक नोट और कर लो। इस काल में घोड़ों का महत्व अधिक था, क्योंकि वहां युद्ध में काम आते थे, आते थे। क्लियर भाई सभी को? चलो कर बराबर हो गया टाइम में। और लास्ट यहां पे लिख लो गाय शब्द का उल्लेख, गाय शब्द का उल्लेख 176 बार देखने को मिलता है, 176 बार देखने को मिलता है, कहीं पे भी भाई नोट बना के लिख लेना इसमें, गाय शब्द का उल्लेख।
क्लियर है भाई सभी को? तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि इस काल में सर्वाधिक महत्व किसका था भाई? घोड़ों का महत्व अधिक था, जो कि युद्ध में कार्य आते थे। क्लियर? तो ये सब आपने नोट कर लिया होगा। फटाफट अपन देख लेते हैं कि आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है। चलो भाई, तो उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक के बारे में अपन ने व्यवस्था करी। तो इस कारण में बदलाव देखा गया। बदलाव के दो कारण, एक तो लोहे के उपकरण का प्रयोग किया गया, दूसरा भू स्वामित्व की अवधारणा यहाँ पर प्रचलित थी। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि राजा के कबीले को प्रमुख को जनस्य गोपा बोलते थे, और राजा की शक्तियों में यहाँ पे क्या है भाई? कमी देखी गई। क्योंकि कमी का पहला कारण क्या है? विदत नामक संस्था समाप्त। सभा और समिति को अपन ने क्या बोला है कि प्रजापति की पुत्रिया कहा गया, और इसी काल में देवीय राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जिसका अर्थ क्या है कि राजा को जो शक्ति प्राप्त हो रही है वो किससे प्राप्त हो रही है? तो ईश्वर से। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पे जो भू राजस्व था उसको ऋग्वैदिक काल में स्वैच्छिक था, जो कि इस काल में क्या कर दिया भाई? अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि 1/16 भाग था। उसी कारण फिर अपन देखते हैं कि लोहे का प्रयोग होने लगा, लोहे का इससे कृषि में उत्पादन बढ़ा, और साथ ही साथ औजार या उपकरण बनने लगे। क्लियर है सभी को? इस काल में भी अपन ने क्या बोला है कि स्थायी सेना अपने को देखने को नहीं मिलती, नागरिक सेना ही थी। इसको क्या बोला जाता था भाई? मिलिशिया। क्लियर सभी को? यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में अपन ने क्या बोला है कि राजनीति में प्रशासन किया जाता है पूरा। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि जन का विभाजन वंश में, वंश का विभाजन गांव में, और गांव का विभाजन कुल में। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था रक्त संबंधों पर आधारित थी। उसी प्रकार इस काल में न्यायिक व्यवस्था की जानकारी का हमें सीमित अभाव देखने को मिलता है। क्लियर भाई? इसको सीमित लिखना, समिति लिख दिया अभी। क्या लिखोगे यहाँ पे? सीमित। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि इस काल में ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, और जो कि अधिकांशतः न्यायिक कार्य वो कौन करता था? राजा के द्वारा किया जाता था। क्लियर सभी को? उसी प्रकार अपन ने कृषि के बारे में यहाँ पे चर्चा करी है। तो यहाँ पे कृषि, तो अपन ने क्या बोला है कि यहाँ इस काल का द्वितीय पेशा था। कौन सा पेशा था भाई? द्वितीय पेशा था। और ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख अपने को 24 बार देखने को मिलता है। और ऋग्वेद में कितनी ऋतुओं की चर्चा की गई है? तो 24 ऋतुओं की चर्चा अपने को देखने को मिलती है। और एकमात्र फसल कौन सी जिसका प्रयोग किया है? तो जौ या फिर गेहूं। क्लियर सभी को? उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे कृषि का महत्व कम था, लेकिन कुछ शब्दावली देखने को मिलती है। जैसे उपजाऊ भूमि को ये क्या कहते थे? उर्वर भूमि। खेत को क्या कहते थे? क्षेत्र। हल को क्या कहते थे? लांगल। खाद को क्या कहते थे? कृषु। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि स्वयंजा तालाब को, और खन्नित रमा कुएं को। तो ये शब्द पूछ सकते हैं भाई, खन्नित रमा का अर्थ क्या है, खेत का अर्थ क्या है, हल का अर्थ क्या है, इसलिए मैंने आपको नोट करवा दिया। उसी प्रकार पशुपालन की अपन ने यहाँ पे चर्चा करी है भाई। इस काल में अपन ने क्या बोला है कि पशुपालन कैसा पेशा था? प्राथमिक पेशा। और इस काल में अपन ने क्या बोला है कि गाय की सर्वाधिक महत्ता थी, जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में 176 बार देखने को मिलता है। क्लियर भाई सभी को? और गाय की हत्या करने पर व्यक्ति को मृत्युदंड भी दिया जाता था। और यहाँ पे कुछ प्रमुख शब्दावली है, जैसे राजा। तो राजा का अपन देखते हैं कि भाई गाय का प्रमुख, तो यहाँ पे क्या है कि गाय की महत्ता को देखते हुए सारे के सारे नाम भी ऐसे ही रखेगा कि राजा को क्या बोलते हैं भाई? जनस्य गोपा। पुत्री को दुहिति, अहिति को गोहन। उसी प्रकार समय को गोधिल। और यहाँ पे अपन ने क्या है? युद्ध को युविष्ठि कहा जाता था। क्लियर है सभी को भाई? तो यहाँ पे अपन ने सारी की सारी चीजें नोट कर ली है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो भाई चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, और साथ में आपको पसंद आता है जो भी अपना लेक्चर लिया है अपन ने, तो भाई आपको कमेंट करना, और कुछ भी ऐसा लगता है कि इसमें कुछ सुधार करना चाहिए तो हमें बताना प्लीज। क्लियर? चलो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं भाई अब नेक्स्ट क्लास में।